welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. तो हमने लास्ट वीडियो में कल देखा लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स के अलग अलग मेथड कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने वो भी किया था कि हम कैसे दो लीनियर इक्वेशंस को पहचाने कि ये दोनों क्या होगा, इनका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या ये नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ये सब हमने सीख लिया था। फिर बाद में लास्ट में आता है कि आप एक इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस आपको ऐसे दे रखी हैं जो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल ना हो, पर कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि क्या हो सकती हैं, हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ एजम्पशंस लेके। मतलब कि किसी चीज को हम लेट कर लेते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, उनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। उसके बाद उनको सॉल्व करके उनका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ऐसी इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ऐसी इक्वेशंस के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको 2/x + 3/y इज इक्वल्स टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। तो देखो, ये इक्वेशंस कुछ ऐसी दे रखी हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर आपने यहाँ पे एक्स वाई को ही वो करके सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो यहाँ पे वो लेके एलसीएम लेके तो ये आएगा 2y + 3x इज इक्वल्स टू 13xy, है ना। क्योंकि नीचे जो xy एलसीएम आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 13xy आ जाएगा और यहाँ पे भी -2xy आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, आपस में एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो जो ये xy वाली टर्म है ना, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी और इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसी इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना होता है तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा, आपको यहाँ दिखेगा कि इस इक्वेशन में भी 1/x दिखाई दे रहा है आपको, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/x + 3 × 1/y इज इक्वल्स टू 13। और नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इक्वल्स टू -2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर आपको दोनों इक्वेशंस से ना, जो x को इन्वॉल्व करने वाली टर्म है और y को इन्वॉल्व करने वाली टर्म है, वो दोनों आइडेंटिकल दिखे, जैसे यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है, तो ऐसी इक्वेशंस पे आप क्या कर सकते हो, 1/x को हम मान सकते हैं, हम बोलेंगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू p मान लेते हैं निकले, और 1/y इक्वल्स टू q मान लेते हैं। तो इससे जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी, वो कुछ ऐसा बन जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे 1 implies 1 हमारी रिड्यूस हो जाती है ऐसे। तो 1/x की जगह पे p आ जाएगा, तो 2p + 3y 1/y की जगह पे q आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू 13, और 2 implies 5p - 4q इक्वल्स टू -2। तो ये थर्ड इक्वेशन मान लो और ये फोर्थ इक्वेशन मान लो। तो अब देखो, ये क्या एक लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो चुकी है। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते करके p और q की वैल्यू निकाल दोगे। और जैसे ही p और q की वैल्यू आएगी, p की जगह पे 1/x रिप्लेस कर देना, q की जगह पे 1/y रिप्लेस कर देना, और x और y की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे मैं किसको देखो, q जो है ना, Q में क्या है, इनका साइन दोनों का अलग अलग है, तो इसको इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, अगर कोफिशिएंट्स को सेम बना के तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाए। तो ये 3 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 बन जाएगा, और 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 12 बन जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 4/3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंड एडिंग, ठीक है, दोनों ये साथ में कर देते हैं, एंड एडिंग, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, 8p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा ये 52, ये ऐसा आ जाएगा। और अब बाकी का देखते हैं इस पे, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15p - 12q इक्वल्स टू 3 2 6 -6। तो ये जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करने पड़ते एडिंग में,
तो ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना देगा ये 23p देगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देखो -6 करेंगे तो ये 46 आएगा क्या, है ना, तो ये आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू आपको दिखेगा कि 23 2 टाइम्स होता है, तो ये 23 सॉरी p की वैल्यू 2 आ जाएगी। और फिर p की वैल्यू आ गई है, तो पहले क्या करो, q की वैल्यू पहले निकाल दो, उसके बाद x और y की निकालते हैं। तो q की वैल्यू निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं पे पुट कर देना p की वैल्यू। तो 2 into 2 plus 3q is equals to 13, यह आ जाएगा 4 plus 3q equals to 13, और यहाँ से 3q equals to 4 माइनस कर देगा मतलब 9, और q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो ये आ गई p और q की वैल्यू। अब देखो p और q की वैल्यू से x और y कैसे निकालनी है, तो p is equals to 2 है, तो 1/x is equals to 2 है, इसका मतलब है ना, p की जगह पे 1/x रिप्लेस कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अगर q की वैल्यू 3 है तो 1/y की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन था हमारे इस एक्सरसाइज के हिसाब से, ये एग्जाम्पल था हमारा, तो मैंने बस आपको ये दिखाने के लिए कैसे करते हैं वो करवा दिया। अब फटाफट ऐसे करते हैं, आप इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चंस के जो लेवल है वो बढ़ाते रहे। पहले एक्सरसाइज के 3.6 के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन ये सारे पार्ट्स हैं उनको हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, 1/2x plus 1/3y equals to 2 and 1/3x plus 1/2y equals to 13/6, ये ऐसा दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/x आपको दिख रहा होगा, 1/y दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 1/x 1/y दिख रहा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट साथ में उन्होंने क्या कर दिया, नीचे 2 भी लिया है 3 भी लिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूज मत होना। इस 1/2 को हम अलग कर सकते हैं, है ना, 1/2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 into 1/x, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप 1/x को क्या वो कर सकते हैं, अज्यूम p अज्यूम कर सकते हैं, और वैसे ही 1/3 into 1/y लिख के 1/y को आप q अज्यूम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर लेते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे let 1/x equals to p and 1/y equals to q। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन, इसको 1 बोल देते हैं पहले, तो इसको 2 बोल देते हैं। तो 1 implies 1/2p plus 1/3q equals to 2, ये ऐसा कुछ बन जाएगी। फिर इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करो, देखो इसको 2 जब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 3p plus 2q अपॉन 6 आना था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 12। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। देखिए समझ आ रहा है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन विल इंप्लाई 1/3q प्लस 1/2 q नहीं सॉरी p आएगा यहाँ पे, p और ये q इक्वल्स टू 13/6। तो इसको भी क्या करोगे एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये कैसा 2p प्लस 3q और अपॉन 6 जो था ये इस वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 13। तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, है ना। तो ये आ चुका है। अब आप क्या करो, p और q में से दोनों में से किसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। तो किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, आप चाहो तो किसी को भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के लिए ही सेम ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। तो p को कर लें, चलो p को कर लेते हैं। तो देखो p को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं अगर और इसको 3 से, तो वो हमारे जो कोएफिशिएंट है वो सेम बन जाएंगे। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 3/2 एंड 4/3, ठीक है। तो ये जब करेंगे तो कैसा आ जाएगा, एंड एडिंग भी बोल देंगे, एडिंग भी सब्ट्रैक्टिंग, 2 from 1, 4 from 3 ले देते हैं, 4 from 3,
ठीक है, ये कर देते हैं। तो देखो थर्ड इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 6p प्लस 4q इक्वल्स टू 24, और फोर्थ इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p प्लस 9q इक्वल्स टू 36 नहीं आएगा, सॉरी 39। अब माइनस करेंगे अगर तो सबके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, 6p से 6p कैंसिल, यहाँ पे माइनस 5pq आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 5 और 1 माइनस 15 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, और q की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 आ जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, अब जैसे ही q की वैल्यू 3 आई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो उसे, तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगी 3p प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, तो 3p विल बी इक्वल टू ये 2 3 6 उधर जाके माइनस करके 6 बना देगा, और p की वैल्यू आ जाएगी 2, तो p और q की वैल्यू आ गई है, तो p इज इक्वल्स टू 2 है, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2 दिख रहा है, या फिर x की वैल्यू 1/2 दिख रही है, और q की वैल्यू अगर 3 दिख रही है तो 1 अपॉन y की वैल्यू 3 दिख रही है, और y की वैल्यू आपको 1/3 दिख रही है। तो ये y और x की वैल्यू आ चुकी है बड़े आराम से, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2 अपॉन रूट x प्लस 3 अपॉन रूट y इज इक्वल्स टू 2, 4 अपॉन रूट x माइनस 9 अपॉन रूट y इक्वल्स टू -1। तो देखो अब इसमें जो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ना यहाँ पे रूट x रूट y दे दिए, बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखो फर्स्ट इक्वेशन में 1 अपॉन रूट x है ना, और सेकंड इक्वेशन में भी 1 अपॉन रूट x है, तो आप 1 अपॉन रूट x को ही क्या मान लो, p मान लो। तो हम क्या करेंगे इसमें भी, हम बोलेंगे लेट 1 अपॉन रूट x इक्वल्स टू p, और देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 अपॉन रूट y है और सेकंड इक्वेशन में भी 1 अपॉन रूट y है, तो रूट 1 अपॉन रूट y को ही क्या मान लो, q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर होनी चाहिए दोनों हमारे इक्वेशंस में चीजें, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 अपॉन रूट x है तो यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट x ही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 4 रूट x आ गया, तब सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब हम 1 अपॉन रूट x को p लेंगे तो यहाँ पे ये 1 अपॉन p आ जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हमें चाहिए कि अगर यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट x है, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए 1 अपॉन रूट x, ठीक है। तो इसको हम q ले लेंगे, तो जैसे ही q लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, इसको 1 मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो 1 implies 2p plus 3q equals to 2, and 2 implies 4p minus 9q equals to -1। तो ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। फटाफट मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो अगर देखो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 3 3 9, 9q और ये प्लस 9q माइनस 9q क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग equation 3 by 3 and adding 3 and 4। चलिए, तो आप देखो यहाँ पे जरूरी ऐसा नहीं होता लीनियर इक्वेशन में कि आपको दोनों ही इक्वेशन को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप एक इक्वेशन को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3 2 6p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 3 2 6, ठीक है, ये आ गया। और ये आ जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। अब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड होते ही, ये ऐड होके 10p बन जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होते ही 5 बन जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आपको 1/2 आते हुए दिखाई देगी। ऑलराइट, अब जैसे ही 1/p की वैल्यू 1/2 आ गई तो किसी में भी रख लो, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगी 2 × 1/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 2, ये आ गया। तो ये कैंसिल हुआ तो ये 1 बचेगा, 1 उधर जाके माइनस करेगा तो 3q इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस होके 2 से q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो p की वैल्यू 1/2 का मतलब है कि 1/√x की वैल्यू
1/2 आ रही है, तो यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू 2 आ रही है या फिर एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि ये रूट जाके स्क्वायर कर देगा 2 को, तो 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर q की वैल्यू 1/3 है तो 1/√y की वैल्यू 1/3 है, रूट y की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो यहाँ से x और y की वैल्यू ऐसे आ गई है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो ये बोलता है कि थर्ड में 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, और यहाँ पे बोलता है ये 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो अब देखो इन इक्वेशंस में आपको दिख रहा होगा कि x तो हमारा अपॉन में आ रहा है, बट y जो है वो नॉर्मल, जैसा हमारा नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस में होता है वैसा ही है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है ना, जो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x 1/x शो कर रहा है, तो आप 1/x को p मान सकते हैं और y को आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सही आएगा। तो हम अगर क्या करें यहाँ पे कि हम बोले लेट 1/x इक्वल्स टू p और y को y ही रहने दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो हम बोलेंगे 1 implies 4p प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये थर्ड इक्वेशन बन गई, और 3p माइनस 4y इक्वल्स टू 23, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे p ही करना चाहिए, p। अब देखो हम यहाँ पे देखो y को एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये प्लस है। तो अब इनका कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 बन जाएगा, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 12 बन जाएगा। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 3/4 इक्वेशन नहीं 4 एंड 4/3 एंड एडिंग, सिंपल ऐड कर देना है। तो क्या होगा, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 16p प्लस 12y क्यों गया 11 जल्दी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4 4 8, 4 4 16, 56 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा, ये 9p माइनस 12y इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 9, 3 2 6। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल, ये जब ऐड होगा तो कितना 25p आ जाएगा, ये 25p इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करें तो कितना आएगा, 1 इधर चला गया तो 10 10 15 5 और 1, ये 125 हो रहा है। तो देखो 25 कितना 5 का, तो p इज इक्वल्स टू 5 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका p आ गया है। अब आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, p की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे करेंगे हम 4 × 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ऐसा आ जाएगा। तो 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y इक्वल्स टू -6 और y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। और 1/x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। यहाँ पे जरा चेक कर लेना मैंने सही किया है, 4 5 20, 20 प्लस 3y, ठीक है सही है। तो चलिए फिर ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा नॉर्मल है, जैसे यहाँ पे अगर 4x होता तो हम x को कुछ नहीं लेते, x को वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे y कुछ 1/y या कुछ ऐसा दे रखा होता तो हम क्या करते हैं उसको p या q मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे x के साथ किया है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। अब 4 क्या हो गया इसका, थोड़ा सा डिफरेंट इनमें बना दिया है। 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equals to 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equals to 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे।
आपको दोनों ही इक्वेशन में 1/x-1 1/x-1 दे रखा है, यहाँ पे भी 1/y-2, यहाँ पे भी 1/y-2 दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका 1/x और 1/y क्या है आपका उसी को p और q लेना पड़े। आपको हो सकता है कि कुछ और इनका कॉम्प्लेक्स वो भी लेना पड़े आपको p और q। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1/x-1 इक्वल्स टू p एंड 1/y-2 इक्वल्स टू q। तो देखो जैसे ही हम ये लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन 1 एंड 2 है ना वो कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, 1 implies 5p प्लस ये हो जाएगी q इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हो जाएगी ये वाली इक्वेशन 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बड़े आराम से ये हो चुका है। अब देखो हम इस इक्वेशन को इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 2p माइनस 3q इक्वल्स टू 1/3, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये ऐसा क्यों किया मैंने, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि q का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 ही था, तो सिंपली ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे एडिंग 3 एंड 4 को ऐड कर दिया तो क्या होगा, देखो 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, 6p माइनस q इक्वल्स टू 1/3। देखो ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल, ये 5 प्लस 6 11p हो जाएगा और ये देखो 2 प्लस 1/3 तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 1 7/3। तो ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ से p की वैल्यू आएगी आपकी p इज इक्वल्स टू 7/33। ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू सही आ रही है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सब सही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब q की वैल्यु निकालेंगे। q की वैल्यू दोनों में से कहीं भी रख दो p की इसमें, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7/33 माइनस q इक्वल्स टू 1/3। तो ये आ जाएगा 14/33 और ये इधर आएगा तो माइनस 1/3 इक्वल्स टू q। ये एलसीएम लेंगे तो 14 माइनस 11/33 इज इक्वल्स टू q, या फिर q की वैल्यू आ जाएगी 3/33, ये आ जाएगा 1/11। तो ये आ जाएगा q की वैल्यू आई है 1/11। ऑलराइट, तो ये वैल्यू आई है इसकी। तो अब देखो p और q की जो ओरिजिनल वैल्यूज है ना 1/x-1 और 1/y-2, तो वो रख दो। तो ये आ जाएगा p की वैल्यू है 7/33, तो यहाँ पे आ जाएगी x-1 इज इक्वल्स टू 7/33। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ तो ये आएगा 33 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 7। तो 7x इज इक्वल्स टू ये -7 लगे प्लस होगा तो ये 40 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 40/7 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद q का देखते हैं। q इज इक्वल्स टू आपका आया है 1/11। तो यहाँ पे s की वैल्यू है 1/y-2 इक्वल्स टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा y-2 इक्वल्स टू 11, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी -2 जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 13। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। तो एक बार आप इसकी वैल्यूज को क्या करना, क्रॉस चेक भी कर लेना अपने बुक के पीछे से, क्योंकि कई बार होता है कि मैं भी यहाँ पे गलती से कैलकुलेटिव मिस्टेक कर जाऊँ। बट मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको 1/x-1 को p लेना है, 1/y-2 को q लेना है। इसी से करके क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो आराम से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केस फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा और उन्होंने वो कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, तो ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसको पहले से मैं और थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, मैं अगर 7x के नीचे xy लूं और 2y के नीचे xy लूं तो देखो क्या होगा, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। तो ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो इससे हमें मिल जाएगा ये कुछ ऐसा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू
5, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये हमारी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी फर्दर ऐसे कर देते हैं 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई। देखो ऐसा होता है ना कि हम डिनोमिनेटर को अलग अलग टर्म्स में क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, अलग अलग टर्म के साथ लिख सकते हैं, मतलब हटा के ना। तो ये कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, 15 which further implies this। तो ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन 15। ठीक है, चलिए ये आ गई है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स। दोबारा हम बोलेंगे लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्यू। ये कर देंगे तो हम बोल यहाँ पे आ जाएगा 7q माइनस 2p इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आ जाएगा ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 implies 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। इस पे ये ध्यान रखना कि 1 अपॉन वाई को हमने q लिया है, तो यहाँ पे 7q आना चाहिए। आप गलती से 7p मत कर देना, क्योंकि इस पे बच्चों की बहुत मिस्टेक होगी। थर्ड इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन इंप्लाई करेगी कि 8q प्लस 7p इक्वल्स टू 15। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। तो किसी भी दो वेरिएबल, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को क्या जो कोफिशिएंट है वो सेम बना के आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का साइन अलग अलग है, p का साइन अलग अलग है, तो मैं इसको भी 14 बना दूं, 7 2 14 और इसको 2 7 14 करके दोनों के कोफिशिएंट सेम करके ऐड कर दूं तो बढ़िया हो जाएगा। तो कर देते हैं। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 3 by 7 and 4 by 2, ये किया एंड एडिंग। तो करके देखते हैं क्या होगा। तो देखो ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 49q माइनस 14p इक्वल्स टू 7 5 35, ये ऐसा आ जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16q प्लस 14p इज इक्वल्स टू 30, ये ऐसा आ गया। अब ऐड करना है, तो ऐड करके देखो ये कैंसिल हो गया, इनको ऐड करके देखो 50 हो जाएगा, 50 में 15 ऐड करो तो 65q आ जाएगा, ये इक्वल्स टू ये ऐड करके 65 आ गया। तो 65 से 65 कैंसिल, q की वैल्यू आ गई है 1। तो q की वैल्यू जैसे ही बनाई किसी एक में पुट कर दो, तो थर्ड में पुट कर देते हैं q की वैल्यू 1। तो 7 इंटू 1 माइनस 2p इक्वल्स टू 5। तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो 2p इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब p और q की वैल्यूज को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो q की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 और y की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। क्योंकि p की वैल्यू भी 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मेन यहाँ पे ये था कि ये पता होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा कर लिया तो आप इक्वेशन को आगे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा, मतलब फर्स्ट का 6 पार्ट। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, ये ऐसा बोल रहा है। और सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy, ये ऐसा है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस और ज्यादा उसने फर्दर उसने क्या कर दिया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है उसे, और कुछ नहीं किया है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप देखो ऐसा करो, एक्स वाई को उधर डिवीजन में भेजो, और यहाँ पे देखो 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक्स वाई अलग अलग जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे लेंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, ये ऐसा आ जाएगी इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस पे भी सेम काम करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। दिस फर्दर इम्प्लाइज, अब देखो एक्स वाई अलग लेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये आ चुकी है।
तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम क्या करें अब, फिर से हम बोलेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। दोबारा जैसे ही इसको वो लिया तो ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में इम्प्लाई, तो 1/y को हमने q लिया है तो 2q प्लस p इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। और फिर हम लेंगे नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, तो 2q प्लस 4p इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन, है ना, ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो अब देखो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे देखो q का जो कोफिशिएंट है सेम है, सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को तो आपको q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4/3, मतलब कि 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2q प्लस 4p इक्वल्स टू 5, 2q प्लस p इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल, -4p प्लस -p तो 3p बन जाएगा, ये यहाँ पे माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो p की वैल्यू जैसे ही 1 आई तो आप इसको किसी एक में पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो 2q प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2q इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू 1/2। तो p और q की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू पुट कर लो, तो p की वैल्यू थी 1/x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1, q की वैल्यू थी 1/y इक्वल्स टू 1/2, तो y की वैल्यू आ गई है 2। तो ये x और y की वैल्यू आई है बड़े आराम से, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बस उसने एक एडिशनल स्टेप डाल दिया था, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे सेम थी। ठीक, तो चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है 10/x प्लस y तो देखिए आपको ये क्वेश्चन ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत खास होनी नहीं चाहिए। देखो आपको यहाँ पे x 10 के नीचे x प्लस वाई और 15 के नीचे x प्लस वाई दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप 1/x प्लस वाई और 1/x प्लस वाई को p ले सकते हो। यहाँ पे 2 के नीचे x माइनस वाई और 5 के नीचे x माइनस वाई दिख रहा है, तो आप 1/x माइनस वाई को q ले सकते हो, है ना, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में वो x माइनस वाई 1/x माइनस वाई सेम है। वैसे ही दोनों इक्वेशन में 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई सेम है, तो उसको p ले सकते हैं। तो जो दो इक्वेशन में जैसा आपको आइडेंटिकल दिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई सेम दिख रहे हैं, तो 1/x प्लस वाई को ही p ले लो। वैसे ही यहाँ पे 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई आइडेंटिकल दिख रहे हैं दोनों इक्वेशन में, तो 1/x माइनस वाई को ही आप क्या ले लो, q ले लो, तो उससे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। हम बोलेंगे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q। तो यहां से आपको पता चलता है सिर्फ आपको ये जो कॉम्प्लेक्स वो है ना, जो टर्म है ये सिर्फ x की टर्म्स और y की टर्म्स में मिलेगा, ये दोनों के मिक्सचर फॉर्म में भी मिल सकता है, तो वहां पे भी आप उनको p और q मान सकते हो, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए जैसे ये माना, फिर हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन जाएगी, बन जाएगी 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो 5p प्लस q इक्वल्स टू 2। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो सेकंड इक्वेशन इंप्लाई करेगी, यहाँ पे देखो फिर से हो जाएगा 15p, क्योंकि 1/x प्लस वाई को हमने p ले लिया, माइनस 5q और इक्वल्स टू 2, ये -2, तो ये आ गया फोर्थ इक्वेशन, है ना, ये बन चुका है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, q का जो साइन है ना दोनों इक्वेशंस में अलग अलग है, तो हम यहाँ पे इनका कोफिशिएंट सेम बना के क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। माइनस ही ऐड करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि साइन डिफरेंट तो ऐड होके कट जाएंगे, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग
1 नहीं 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एडिंग 3 and 4 तो कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे आएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। जब ऐड कर रहे हैं साइन चेंज नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 40p इक्वल टू माइनस होगा ये तो 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 8/40 विच इज इक्वल टू p इक्वल टू 1/5। तो p की वैल्यू 1/5 आ चुकी है। अब q की वैल्यू निकाल लो कहीं पे रख के। तो फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। तो 5 इंटू 1/5 प्लस q इक्वल्स टू 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा। 1 उधर जाके माइनस कर देगा तो q की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब p और q की वैल्यू आ चुकी है। तो p इज इक्वल्स टू 1/5 है। तो यहाँ से 1/x प्लस y आ जाएगी q की वैल्यू, p की वैल्यू 1/5। तो यहाँ पे x प्लस y इक्वल्स टू 5 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1 या x माइनस y इक्वल्स टू 1। तो देखो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे आपस में सेम तरीके से एलिमिनेशन मेथड या किसी से। तो हम बोलेंगे इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे, इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान लेंगे। हम बोल देंगे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ऐड करने से क्या होगा देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा या x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई है। अब देखो किसी की उस पे रख दो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 या y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो कुछ नहीं था यहाँ पे। सेम हमें क्या करना था, p और q के टर्म्स में जब हमने कह रहा उसको फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले मेथड से सॉल्व करना था। फिर जैसे p और q की वैल्यू आई, जब p और q की वैल्यू रखेंगे 1/x प्लस y 1/x माइनस y तो दोबारा हमें जो इक्वेशन बनती है उनको हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है और x और y की वैल्यू आ जाती है। तो ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया, वरना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्टी। तो आप इसको भी नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 8th पार्ट। तो क्या बोल रहा है ये, तो ये बोल रहा है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 3/4 और यहाँ पे बोलता है 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x प्लस माइनस y इक्वल्स टू -1/8। तो ऐसा कुछ बोल रहा है। तो पहले तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो ये वाली इक्वेशन को हम ऐसे मान लेंगे, ये देखो इस 4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगी ऐसी कुछ 4/3x प्लस y प्लस 4/3x माइनस y इक्वल्स टू 3। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देखो 1/2 आपको दिख रहा होगा। अगर कॉमन ले ले दोनों इक्वेशंस में से, दोनों टर्म्स में से, तो 1/2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ से 8 को काट देगा 4 टाइम्स। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/3x प्लस y माइनस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू -2/8। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स। अब देखो इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक फर्दर आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाएगी 4/3x प्लस y माइनस 4/3x माइनस y इक्वल्स टू -1। तो ये इक्वेशन आ चुकी है आपकी सेकेंड। तो अब देखो आपको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन में भी 1/3x प्लस y और इस इक्वेशन में भी 1/3x प्लस y है। इस इक्वेशन में भी 1/3x माइनस y, इस इक्वेशन में भी 1/3x माइनस y है। तो हम क्या कर देंगे, हम बोलेंगे लेट 1/3x प्लस y बी इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू q। तो
तो जैसे ये किया तो हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन जाएगी, तो देखो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई पी हो जाएगा तो 4p प्लस 1/3x माइनस वाई क्यू हो जाएगा तो 4q इक्वल्स टू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। फिर सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो हमारा यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन भी देखो यहाँ पे ये लिखी, तो यहाँ पे भी 1/3x प्लस वाई अगर p हुआ तो 4p माइनस 4q इक्वल्स टू -1, ये ऐसा हो जाएगा फोर्थ। अब देखो यहाँ पे q और q के दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ये q q कट जाएगा, तो हम बोलेंगे एडिंग 3 and 4, तो 3 और 4 को ऐड करने से देखो क्या होता है, 4q माइनस 4q इज इक्वल टू 3 प्लस सॉरी यहाँ पे 4p माइनस 4q इक्वल्स टू -1, तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल, तो ये 4 4 8 जाएगा, 8p इज इक्वल्स टू 2 या p इज इक्वल्स टू 1/4, ऐसा आ गया। ठीक है, फर्दर अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक इक्वेशन में 1/4 वैल्यू रख दो p की, तो ये आएगा 4 × 1/4 प्लस 4q इक्वल्स टू 3, तो देखो कैंसिल हुआ तो ये 1 बचेगा, 1 लगे माइनस होगा, तो 4q इक्वल्स टू 2 या q इक्वल्स टू 1/2, तो q की वैल्यू भी आ गई है। अब फर्दर आपको एक और बार क्या करना है, p की वैल्यू जब 1/3x प्लस वाई रखोगे तो क्या आएगा, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4, फर्दर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो ये फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगी। फर्दर यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 1/3x माइनस वाई रखोगे तो क्या आएगा 1/2, इसको फर्दर इंप्लाइज हो जाएगा कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन आ जाएगी। फिर सिक्स्थ, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ में देखो y और माइनस वाई है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है, ऐड कर देंगे सिंपली तो आपका आंसर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो क्या होगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ऐड किया तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखो तो ये आ जाएगा 3 × 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 या y इक्वल्स टू 1 वैल्यू इसकी भी यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप इसको भी नोट कर लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, और ऐसे क्वेश्चन आप और भी एक्स्ट्रा बुक से भी ट्राई कर सकते हो। मैं भी जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कोशिश करूंगा कि मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं, है ना। 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of the current. तो उसने क्या बोला, ऋतु है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में ये ऐसा कुछ है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि जो रिवर है ना वो ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है ना। अब रिवर ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है, तो क्या हो रहा है, वो डाउनस्ट्रीम तो क्या कर सकती है 20 किलोमीटर रो कर सकती है इन 2 आवर्स जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही होती है, बट उसने बोला कि वो सिर्फ 4 किलोमीटर क्या कर सकती है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम वो कर सकती है इन 2 आवर्स। ठीक है, ये ऐसा दे रखा है उसने केस। तो आपको इस केस में क्या करना है, हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ rowing in still water be x and speed of the stream be y। तो हमने बोला कि जो उसके रो करने की स्पीड है ना, मतलब कि चप्पू चलाने, रो का मतलब है चप्पू चलाना, ठीक है। तो चप्पू चला रही है, तो जो चप्पू चलाने की उसकी स्पीड है ना वो कितनी है x, मतलब कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट को आगे धकेल पाती है जब वो अपना रोइंग करना शुरू करती है। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब कि जो पानी का बहाव है ना, पानी का बहाव यहाँ से नीचे तक होगा, तो जो पानी का बहाव है हमने मान लिया कि उसकी स्पीड क्या है y है।
तो अब क्या होगा, while rowing downstream speed of the boat is equals to, देखो अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि मैं नीचे की तरफ चप्पू चला रहा हूं जहां पे पानी का बहाव है, तो क्या जो पानी का बहाव है वो भी हमारी बोट को आगे धक्का देगा और मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, है ना। यही तो होता है, जब भी आप बहाव के साथ तैरते हो तो बहुत इजीली आप आगे पहुंच पाते हो। तो क्या होगा यहाँ पे, जो हमारी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर है ना x, वो ऐड जाएगी हमारे y से, तो ये बन जाएगी हमारी स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि वो कितना कर पा रही है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो मतलब कि क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका टाइम कितना है 2 आवर्स। यही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो डिस्टेंस कितना कर पाई वो 20, तो 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है आपका 2 आवर्स में वो कंप्लीट कर रही है। ठीक है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 से पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 10 टाइम्स, तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, है ना, यहां से आ गई। अब हम बोलेंगे while rowing upstream, देखो अपस्ट्रीम में क्या होगा कि जब वो चप्पू बहाव के अगेंस्ट चलाएगी ना, तो क्या करेगा, जो बहाव है ना उसको धक्का देगा, ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जो हमारी नेट स्पीड जो हमारी रोइंग की आगे बढ़ने की होगी वो कितनी होगी, जो हमारे रोइंग की स्पीड है उसमें से बहाव की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द बोट BOAT is equals to x minus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर चल पा रहा है अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2 ही आर में चल पा रहा है तो 2 2 जा हो जाएगा, तो x माइनस वाई कितना आ गया आपका 2। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो आप देखो फर्स्ट और सेकेंड को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, ऐड कर दोगे सिंपली तो क्या होगा, x plus y equals to 10, x minus y equals to 2, एडिंग कर देंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x is equals to 12, x is equals to 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और y देखेंगे अगर, तो y कैसा हो जाएगा, y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो ऐसे आप क्या करना, एक्स्ट्रा बुक से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करना, जब तक मैं एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं लाता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियोस नहीं लाता इसमें, है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidered work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone to finish the work. ठीक है, तो चलो क्या बोला उसने कि 2 women and 5 men, कितना है, 5 है, 5 men कितना टाइम लेते हैं, 4 डेज लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है लिख रहा हूं। और 3 women and 6 men, डेज लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोला कि 2 women 5 दिन जब साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर पाते हैं। 3 women and 6 men क्या करते हैं, 3 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऐसे जो वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना पड़ता है, जो हमारा वर्क है ना, जो टोटल वर्क वो काम को कर रहे हैं उसको हम मानते हैं 1, उसकी वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ वर्क हम हमेशा मानेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए कि
वो 0 से 1 तक जा रहे हैं, जैसे ही 1 हो जाएगा तो क्या हो गया, एक काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसा होता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, हम मान लें कि लेट वर्क डन बाय अ वुमन be X days। थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करता हूँ, मेरे को स्टेटमेंट अच्छा सा नहीं लग रहा है। लेट वन वुमन do the work in X days। अभी मजा नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेट X days be taken by a woman and Y days be taken by a man to complete the work। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि अगर एक औरत अकेले काम करती है तो वो X डेज लेती है पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए, और अगर एक आदमी अकेले काम करता है तो वो Y डेज लेता है पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा हमने यहाँ पे बोला। तो अब मुझे बताइए कि मेरे को अगर कुछ काम करना है, मान लीजिए मेरे को 10 पेंटिंग्स बनानी है, ठीक है, और 10 पेंटिंग्स बनाने के लिए मैं 20 दिन अगर लेता हूं, तो मुझे बताइए कि मैं एक दिन में कितनी पेंटिंग बना रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यार अगर ये 20 दिन में 20 डेज में ये एक डेज में 10 पेंटिंग्स बना रहा है, पेंटिंग्स, है ना। आप क्या करोगे, आप एक दिन का काम अगर चेक करना चाहोगे, आप क्या करोगे, जो टोटल वर्क है ना उसको डेज से डिवाइड कर दोगे। तो एक दिन में कितना काम करूंगा मैं, 1 day इज इक्वल्स टू 1/2 पेंटिंग, मतलब कि मैं आधी पेंटिंग एक दिन में कंप्लीट कर पा रहा हूं। ये ऐसा मुझे यहां से पता चलता है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करें, हम बोले अगर वैल्यू ऑफ वर्क अगर हमारी 1 है, ठीक है, तो वर्क की वैल्यू अगर 1 है तो एक आदमी, ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत होगी नहीं, अगर X डेज में टेकन बाय, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, X डेज क्या है हमारी, एक वुमन लेती है पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो 1 डे में कितना काम कब करेगी, वो 1/X करेगी काम। वैसे ही अगर Y डेज हमारा मैन लेता है एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 डे में कितना काम करेगा, वो 1/Y लेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। ये ज्यादातर लोग समझाते नहीं, आप सिंपली वो क्या कहते हैं कि आप 1/X और 1/Y लेके आप कर लो कि एक दिन का काम 1/X, एक दिन का काम 1/Y, और उसको सॉल्व कर लो। बट मैं यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपके दिमाग में ये चीज बैठी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, जैसे ये आया तो देखो अब क्या हुआ, अगर एक औरत का एक दिन का काम 1/X है और एक आदमी का एक दिन का काम 1/Y है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से 2 वुमेन जब काम करेंगी तो कितना काम करेंगी एक दिन में, 2 into 1/X, है ना। ये एक दिन का काम एक औरत का, तो 2 औरत का काम कितना हो गया, 2 into this, प्लस अगर 5 मिनट भी साथ में काम कर रहे हैं तो एक आदमी का काम है 1/Y, तो 5 आदमी का कितना हो जाएगा, 5 into 1/Y, ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, और टोटल कितना दिन ले रहे हैं वो लोग, 1/4 डेज का वो काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, है ना। ये एक दिन का एक औरत काम था, तो ये 2 औरत का एक दिन का काम प्लस 5 आदमियों का एक दिन का काम इज इक्वल्स टू इनका टोटल एक दिन का काम, कि एक दिन में इन सब ने मिलके 2 औरत प्लस 5 आदमियों ने मिलके कितना काम किया,
4 दिन पूरा लिया था, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका 1/4 है ना, इन सबका मिला के। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो जैसे ये करोगे तो ये आएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20 इज इक्वल्स टू 1। ये ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, ये हो गया। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अभी के लिए ले लेते हैं। फिर देखो इस सिचुएशन के हिसाब से 3 विमेन काम कर रही है, तो 3 इंटू 1/y, एक दिन में 1/y नहीं सॉरी 1/x काम करेंगी, प्लस ये 6 मैन काम करे तो 6 मैन एक दिन में 6 इंटू 1/y काम करेंगे, और टोटल जो इनका काम था वो एक 3 दिन में कंप्लीट हो रहा था, तो एक दिन में कितना होगा 1/1/3 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1। ये आ गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो ये आपको दोनों इक्वेशन कैसी लग रही है, वैसी वाली दिखाई दे रही है जो हमने किया था कि 1/x को p ले लो, 1/y को q ले लो, तो वही कर लो फिर। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो जैसे ये करेंगे तो आएगा फर्स्ट इंप्लाइज 8p प्लस 20q इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंप्लाइज 9p प्लस 18q इक्वल्स टू 1। ये ऐसा आ गया। तो अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो किसको एलिमिनेट कर सकते हो, p को एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे तो वैसे ही बहुत बड़े कोफिशिएंट्स हो गए हैं, तो इसको आप इक्वल बना सकते हो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके। तो हम बोलेंगे ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं ये मिटा के तब मैं आगे लिखूंगा, क्योंकि अब बोर्ड पूरा भर चुका है। या फिर चलो यही लिख देता हूँ, यहाँ पे इस पे लाइन बनाता हूँ मैं। तो देखो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 3/9 एंड 4/8, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 3/9 एंड 4/8, ये हो गया। एंड एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने से ही साइन डिफरेंट होंगे। तो ये आ जाएगा 8 9 72 p प्लस 9 2 18 180q इक्वल्स टू 9। ये आ जाएगा 72p प्लस 8 8 16 8 is 64 4 यहाँ 6 यहाँ 8 1 8 144q इक्वल्स टू 8। ये माइनस 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 है ना, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए साइन चेंज हुआ, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 136q आ जाएगा, ये इक्वल्स टू माइनस होगा तो 1, तो q की वैल्यू आ गई है 1/36। अब क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो q की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आएगा 9p प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 9p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, 9p इक्वल्स टू 1/2 या p इज इक्वल्स टू 1/18। तो आप क्या करो, p और q की वैल्यू 1/x 1/y रखो, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/x इक्वल्स टू 1/18 या फिर x इक्वल्स टू 18, और q की वैल्यू यहाँ पे y रखेंगे तो 1/y इक्वल्स टू 1/36 या y इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। तो एक औरत कितना दिन लेती है, 18 दिन लेती है एम्ब्रॉयडरी का वर्क कंप्लीट करने के लिए, और एक आदमी 36 डेज लेता है एक एम्ब्रॉयडरी के वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऐसा भी यहाँ से पता चलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये वर्क वाले जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप जितने भी वर्क के वो है ना क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ही आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, मतलब आधा ट्रेन से जाती है आधा बस से जाती है। फिर बोल रहा है कि शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. तो मैं कोने में एक उसकी इमेज बना के दिखाता हूँ कि देखो यहां से यहां तक रूही का ऑफिस से घर है, ऑफिस ही है,
पता नहीं क्या बोल रहा है, तो ऑफिस और घर ही मान लेते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। पर पहले केस में वो बोल रहा है अगर वो 60 किलोमीटर क्या करती है, 60 km ट्रैवल करती है ट्रेन से, और बाकी का जो बचा हिस्सा है वो ट्रैवल करती है, कितना बचेगा, 240 किलोमीटर बचेगा। 240 किलोमीटर वो करती है बस से। तो कितना टाइम लेती है वो, सिर्फ 4 घंटे लेती है, 4 आवर्स लेती है। बट अगर क्या करती है वो इसी डिस्टेंस को क्या करती है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन से, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 200 किलोमीटर बाय बस। तो क्या होता है, ये 4 घंटे में एडिशनल प्लस 10 मिनट्स ज्यादा रहती है। तो 10 को अगर हम आवर्स में चेंज करें तो 10/60, तो 1/6 आवर्स एडिशनल वो लेती है, जब उसको क्या करना पड़ता है, 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन उसने दी है। तो अब बोल रहे फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हाँ, तो देखो करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x and the speed of बस बी y। हमने ट्रेन की स्पीड x मान ली, बस की स्पीड y मान ली। तो क्या होगा देखो, तो ये होगा कि टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल्स टू कितना है, पहले केस में 4 आवर्स है। तो अब देखो अगर मैं ट्रेन का टाइम निकालूं, तो ट्रेन का टाइम कैसे निकालूंगा, 60 अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ जाएगा 60 अपॉन हमारा x, क्योंकि x ही हमारी ट्रेन की स्पीड है, प्लस अब देखो बस की स्पीड बस की टाइम निकालना चाहूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 240 हमारा वो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, और अपॉन y की स्पीड है, और टोटल टाइम कितना है 4। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 4 कैंसिल कर देगा ये, 1 जा और 5 जा, 4 6 जा 60। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है आपकी, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट वाले उसमें देखें, सेम केस, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/6 है ना। तो ये हो जाएगा दोबारा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, 4 6 24, 25/6, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखो 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 4 6 24 अपॉन x प्लस 8 6 48 अपॉन y इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अब सेम वही वैसे ही सॉल्व करना है, बोलेंगे लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू p एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू q। जैसे ये हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन आपको यील्ड करेगी 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1, और सेकेंड इक्वेशन यील्ड करेगी आपको 24p प्लस 48q इक्वल्स टू 1। ये ऐसा आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको वो बनाना है, इनके उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो किसको इक्वल बनाए हम, तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 15 का कितना होता है 90, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, रुक जाओ 6 से नहीं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसी ऐसा कर लेते हैं हम लोग, पक्का 90 होगा। 5 4 जा 20 0 2 5 2 जा नहीं नहीं, अच्छा ठीक है,
इसे 8 से मल्टीप्लाई करो और इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, अगर उससे भी काम बन जाए तो 8 5 ये कितना हो जाएगा, हाँ तो 120 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 1/1 नहीं, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और ये फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन बाय 8 एंड 4/5, तो हमें मिलेगा एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये आ जाएगा 15 8 जा 120p प्लस 6 8 जा 48 480q इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी 120p प्लस 48 5 जा 5 8 जा 40 0 4 4 5 जा 20 24 240q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी तो आना था, ये किससे मल्टीप्लाई होता है 8, ये 5 से। तो जब माइनस करेंगे तो देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 240 क्यू ही आ रहा है, ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्यू इज इक्वल्स टू 3/240 विच इज इक्वल्स टू 80। तो क्यू इज इक्वल्स टू 1/80 आ गया। तो क्यू की वैल्यू 1/80 आई है, तो यहाँ पे पुट कर लो। तो देखते हैं क्या आएगा, 15p प्लस 60 इंटू 1/80, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 2 3 जा 2 4 जा इक्वल्स टू 1। तो 15 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, तो एक मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3 1 1/4 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो ये आ गई। अब p की वैल्यू 1/x रखो, तो 1/x इक्वल्स टू 60 1/60 या x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी ट्रेन की वो आई है स्पीड, और यहाँ पे 1/y इक्वल्स टू 1/80, तो ये आई है y इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया आई होप। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 3.5, और इसके साथ आपकी जो वो है, जो आपका मतलब चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो खत्म होता है। इसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। फटाफट सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे वीडियोस डालूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।